हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम गोल कंपटीशन। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने स्टार्ट किया है बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो सीरीज़। फ्रेंड्स, ये वीडियो इस सीरीज़ का थर्ड वीडियो है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसको देख लीजिए। फ्रेंड्स, उसमें मैंने बताया है कि प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट के उसको, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा जो मेंस का पेपर है 2018 का उसको। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है। फ्रेंड्स, अगर ऐसे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आते हैं और इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो अपना आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ज़ीरोफ्थेल्मिया। यानी जो सुनहरा चावल जो होता है वो ज़ीरोफ्थेल्मिया रोग के बचाव में सहायक होता है। तो ज़ीरोफ्थेल्मिया रोग होता है फ्रेंड्स, ये आँखों से संबंधित रोग होता है। ज़ीरोफ्थेल्मिया रोग में क्या होता है, तो आँखें क्या होती है इसमें सूख जाती हैं। ज़ीरोफ्थेल्मिया रोग में क्या होती है, आँखें तो सूख जाती हैं। फ्रेंड्स, आँखों में एक और रोग होता है, इसको बोलते हैं रतौंधी। ठीक है, रतौंधी होता है ये, जिससे रातों को दिखाई कम देता है। ठीक है, रतौंधी का एक और नाम होता है निक्टोलोपिया, याद रखिएगा, निक्टोलोपिया। ठीक है, और ये जो दोनों रोग होता है ना, ये विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में आपको समझने की बस दरकार है कि कह रहा है कि सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में, यानी ज़ीरोफ्थेल्मिया, यानी आँखों से संबंधित जो रोग है ज़ीरोफ्थेल्मिया, ये कहीं ना कहीं हमको विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, तो गोल्डन जो चावल होता है ना, ये विटामिन ए का ही पूर्ति करता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो गोल्डन चावल या सुनहरा चावल होता है ये विटामिन ए देता है, जिसकी वजह से ज़ीरोफ्थेल्मिया रोग से हम बच जाते हैं। है ना, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हमने क्या समझा कि जो गोल्डन चावल होता है ये विटामिन ए का पूरक होता है, विटामिन ए का मतलब ये पूर्ति करता है, विटामिन ए। ठीक है, बात समझ में आ गया। गोल्डन चावल की खबर पहले पहली बार ना फ्रेंड्स 2000 में आई थी, 2000 ईस्वी में इसकी खबर छपी थी। बात समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए को बोलते हैं, केमिकल नेम इसका होता है रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल। ठीक है, बात समझ में आ गया। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें अदर ऑप्शंस भी हैं, अदर ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें दे रहा है ऑप्शन बी में पेलाग्रा। पेलाग्रा रोग होता है फ्रेंड्स, ये विटामिन बी थ्री की कमी से होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पेलाग्रा, विटामिन बी थ्री। और विटामिन बी थ्री को बोलते हैं फ्रेंड नियासिन, नियासिन बोलते हैं। बेरी बेरी जो होता है फ्रेंड्स, ये विटामिन बी1, इसको बोलते हैं थायमिन, इसकी कमी से होता है बेरी बेरी रोग। ठीक है, और जो गलगंड होता है ये हमारे अंदर जो हम नमक लेते हैं उसमें अगर आयोडीन की कमी होती है, आयोडीन, तो गलगंड रोग हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं घेंघा रोग। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे अच्छे से। जो मैंने बोला उसको आप याद भी करते रहिएगा और उसको नोट डाउन भी करते रहिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। फ्रेंड्स, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है वो किससे संबंधित है, तो आपको अगर पता है तो अपना आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। बहरहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो संबंधित है वो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ओजोन परत को लेकर उसके संरक्षण से संबंधित एक प्रोटोकॉल किया गया था, एक सम्मेलन हुआ था 1987 में। ठीक है, 87 में सम्मेलन हुआ था, ये तारीख था 16 सितंबर। ठीक है, 87 में सम्मेलन हुआ था। ये मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है ये कनाडा में। ठीक है, तो कनाडा में एक हुआ था सम्मेलन 16 सितंबर 1987 को, जो कि ओजोन परत के संरक्षण को लेकर किया गया था। ठीक है, तो वही मॉन्ट्रियल में किया गया था, इसलिए वहाँ पे जो भी संरक्षण से संबंधित जो भी प्रोटोकॉल अपनाए गए थे उसी को बोला जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये जो संबंधित है वो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, नहीं ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, 16 सितंबर को। तो आई होप इसको समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है टाइफाइड या मियादी बुखार फैलता है। तो ऑप्शन 4 है, ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर आप देने का प्रयास कीजिए। फ्रेंड्स, जो मियादी बुखार होता है वो फैलता है पानी और खाद्य पदार्थ से, यानी पानी, दूषित पानी और दूषित खाद्य पदार्थ का अगर हम सेवन करते हैं तो उससे टाइफाइड रोग फैलता है। टाइफाइड में क्या होता है, तीव्र बुखार हो जाता है। ठीक ना
फ्रेंड्स इसे आंत का बुखार के नाम से जाना जाता है। आंत का बुखार या आंत्र ज्वर, याद रखिएगा, ठीक है। मियादी बुखार या टाइफाइड को आंत्र ज्वर भी कहा जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स, जो टाइफाइड होता है इसकी जांच के लिए एक टेस्ट किया जाता है, उसका नाम है विडाल टेस्ट, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ये टाइफाइड होता है किससे? तो ये होता है जीवाणु से, जिसका नाम होता है साल्मोनेला टाइपी, ठीक है। साल्मोनेला टाइपी, मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज़ को स्पष्ट सुनिए और उसको याद रखिए। तो इस चीज़ को हमने जाना कि जो टाइफाइड होता है वो एक तरह से बुखार होता है, उसमें फिर उसको आंत्र ज्वर कहा जाता है या आंत का बुखार कहा जाता है। ये जीवाणु से होता है, उस जीवाणु का नाम होता है साल्मोनेला टाइपी जीवाणु, ठीक है। और इसके लिए टेस्ट जो किया जाता है, जो हम जाते हैं जांच कराने के लिए, वहाँ पे एक टेस्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं विडाल टेस्ट, है ना। और ये फैलता किससे है? जैसे हमने ऑप्शन में देखा, ये गंदे पानी और गंदे खाद्य पदार्थ से ये फैलता है ना। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है, ठीक है। 4 ऑप्शन से, ऑप्शन ए कह रहा है रोहू, ऑप्शन बी कह रहा है कतला, ऑप्शन सी कह रहा है इलेक्ट्रिक रे और ऑप्शन डी कह रहा है कुत्ता फिश। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ए और बी जो है ना, रोहू और कतला, ये फ्रेश वाटर मछलियाँ हैं, ठीक है। यानी ये तालाब वगैरह नदियों में पाई जाती हैं, जबकि ये दोनों इलेक्ट्रिक रे है और जो कुत्ता फिश है, ये सब समुद्री मछलियाँ हैं। समुद्री मछलियाँ ऐसी बात है वो खारे पानी की मछलियाँ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहा है, स्वच्छ जल की मछली यानी फ्रेश वाटर जो फिश हैं वो रोहू और कतला हो जाएंगे। तो हमारी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बी इज़ राइट आंसर, ए और बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 कह रहा है वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है ना। वानिकी अनुसंधान संस्थान या फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, ये कहाँ है? ऑप्शन ए है जबलपुर में, ऑप्शन बी है जोरहाट में, ऑप्शन सी है बेंगलुरु में, ऑप्शन डी है देहरादून में। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ये है देहरादून में। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो कब हुआ था स्थापना? स्थापना 1906 में हुआ था, ठीक है। इसको याद रखिएगा। देहरादून पड़ता है उत्तराखंड में, उसकी राजधानी है, ठीक है। तो एक बार फिर पढ़ता हूँ कि वानिकी अनुसंधान संस्थान या इसको बोलते हैं वन रिसर्च संस्थान या फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये देहरादून में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? पर्वत चोटी की बात हो रही है तो आपको हिमालयंस में जितने भी चोटियां हैं उन सबको एक बार ध्यान में लाना होगा। और भारत के अंदर जितने भी पर्वत चोटियां हैं, दक्षिण भारत में, मध्य भारत में, नॉर्थ ईस्टर्न में, तो इन सब पर्वत चोटियों को एक बार देखना पड़ेगा आपको, तब आप इन सब क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए फ्रेंड्स। इसमें ऑप्शन ए में कह रहा है अन्नपूर्णा, ठीक है। तो अन्नपूर्णा जो पर्वत चोटी है ये हिमालय में पाया जाता है, और ये मतलब ग्रेटर हिमालय में पाया जाता है, महान हिमालय में पाया जाता है। ये पड़ता है नेपाल में, अन्नपूर्णा नेपाल में पड़ता है, ठीक है। मकालू की बात करें तो मकालू भी पाया जाता है ग्रेटर हिमालय में, और ये पड़ता है नेपाल में। कामेत की बात करते हैं तो ये पड़ता है ग्रेटर हिमालय में, और ये पड़ता है उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में पड़ता है। और नामचा बर्फ पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, सॉरी मतलब ये उससे लगा है लेकिन ये बाहर पड़ता है, मतलब ये भी चीन में पड़ता है, ठीक है, चाइना में पड़ता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो भारत में स्थित चोटी है वो हो जाएगा कामेत। कामेत जो पड़ता है उत्तराखंड में, इसको याद रखिएगा आप, ठीक है। अन्नपूर्णा पड़ता है नेपाल में, मकालू पड़ता है ये भी नेपाल में पड़ता है, जो कि माउंट एवरेस्ट के जस्ट बगल में है। और जो नामचा बर्फ पड़ता है ये पड़ता है चाइना में, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है जापान के याकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया था वह क्या था, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अगर न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो न्यूज़ वगैरह में काफ़ी ये चर्चा में रहता है। तो ये क्वेश्चन बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहरहाल इस क्वेश्चन को हो जाएगा राइट आंसर, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो प्राकृतिक आपदा नियंत्रण को लेकर, प्राकृतिक जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उनके कंट्रोल, उनके मैनेजमेंट को लेकर के 1994 में जापान के याकोहामा शहर में एक संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों की सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है। किसको लेकर किया गया था याद रखिएगा, ये किया गया था प्राकृतिक आपदा नियंत्रण, ठीक है। जैसे भूकंप आ रहा है, ठीक है, भूकंप आ रहा है, सुनामी आ रही है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पे जापान के याकोहामा शहर में 1994 में सम्मेलन किया गया था, किसको लेकर? प्राकृतिक आपदा नियंत्रण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारतवर्ष का
नूनमती तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो नूनमती काफ़ी फेमस है और हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, तो इसको आप याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो नूनमती जो तेल शोधक कारखाना है वो हो जाएगा असम में। फ्रेंड्स, असम जो है वो भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 7 सिस्टर्स में से एक राज्य है, ठीक है। यानी 7 राज्य हैं नॉर्थ ईस्टर्न के, उसको बोलते हैं 7 सिस्टर्स। उनमें से एक राज्य असम है, इसकी राजधानी है दिसपुर, ठीक है। तो असम में नूनमती तेल शोधक कारखाना पड़ता है। वहाँ पे सबसे असम का जो सबसे पहला जो तेल शोधन या रिफाइनरी का कारखाना था वो था डिगबोई, ठीक है, दिगबोई था, जिसको 1901 में स्थापित किया गया था, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था। फ्रेंड्स, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेडिवल हिस्ट्री क्वेश्चन है ये। इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अकबर के यानी अपने भतीजे के कहने पर गुलबदन बेगम जो कि बुआ थी अकबर की, उन्होंने इसको लिखा था। और उम्र दराज हो गई थी, ठीक है, इनका उम्र काफ़ी हो चुका था, तब उन्होंने हुमायूंनामा को लिखा था। हुमायूंनामा क्या है, ये अकबर के पिता हुमायूं का जीवनी है ना। इसको अब याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था 1303 में। 1303 में इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। फ्रेंड्स, 1303 में ही जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने चित्तौड़ का अभियान किया और उसको जीत लिया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है बिहार दरोगा के, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह जो कि महाराणा प्रताप के बेटे थे। ये राणा उदय सिंह, इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था, ठीक है। अकबर की अधीनता इन्होंने स्वीकारे नहीं। फिर आगे चल करके जब जहांगीर का शासनकाल आया, जब 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई और जहांगीर शासक बना, तो जहांगीर 1615 में मुगल मेवाड़ संधि किया, क्योंकि उस वक्त शासक जो थे अमर सिंह चित्तौड़ के शासक थे। इन्होंने जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली, यानी मुगलों की अधीनता अमर सिंह स्वीकार कर लिए और मुगलों से उन्होंने मुगल मेवाड़ संधि की थी। कब की थी, तो 1615 में की थी। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का सीधा आंसर क्या हो गया कि 1567 में जो चित्तौड़ में आक्रमण के समय जो राजा था, जब अकबर ने आक्रमण किया था चित्तौड़ में, तो उस वक्त थे राणा उदय सिंह जो कि महाराणा प्रताप के बेटे थे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, शेरशाह का मकबरा स्थित है। मैं कह रहा हूँ कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। मकबरा वो होता है जहाँ पे किसी इंसान के शरीर को दफनाया गया होता है, वहाँ पे मकबरा बनाया जाता है, ठीक है। अब वो आदमी मृत्यु के बाद ही दफनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो सासाराम में है। सासाराम में एक झील है, उस झील के बीच में से बनाया गया है मकबरा, ठीक है, शेरशाह सूरी का, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, सासाराम में, ठीक है। तो सासाराम में इसका मकबरा है। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, तो फरीद खान नाम था, ठीक है। इसको याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, कथासरित सागर के लेखक कौन है। तो कथासरित सागर के जो लेखक हैं वो हो जाएंगे ऑप्शन बी, यानी सोमदेव। सोमदेव लेखक हैं कथासरित सागर के, है ना। फ्रेंड्स, इसमें अदर ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें जो क्षेमेंद्र है, क्षेमेंद्र ने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है बृहत कथा मंजरी। बृहत कथा मंजरी के लेखक क्षेमेंद्र हैं। विशाखा दत्त ने 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं। एक का नाम है मुद्रा राक्षस और दूसरे का नाम है देवी चंद्रगुप्तम। तो इस तरीके से हमने इसको देखा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप
जानते हैं तो अपना आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। बहरहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी आर्यभट्ट हो जाएंगे गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री। ठीक है फ्रेंड्स, आर्यभट्ट जो है गुप्त काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में उसके दरबार को सुशोभित करते थे। और आर्यभट्ट बहुत सा चीज़ों में उन्होंने रिसर्च किया, कर लिया था। पृथ्वी गोल है, ठीक है, फिर शून्य का आविष्कार वगैरह, ये सब इन्होंने उस वक्त ही खोज कर लिया था, गणितीय दिमाग लगा करके, है ना। तो इनके बारे में बस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, उसका नाम है सूर्य सिद्धांतिका। सूर्य सिद्धांतिका, याद रखिएगा, सूर्य सिद्धांतिका। ठीक है, तो ये पुस्तक है आर्यभट्ट का। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 कह रहा है कि निम्न में से कौन जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे। 23rd तीर्थंकर कौन था जैन धर्म में। जैसा कि पता है कि फ्रेंड्स, कुल मिला के 24 तीर्थंकर हुए। पहले जो तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे, और जो अंतिम थे वो भगवान महावीर स्वामी हुए। ठीक है, तो इसमें बताना है 23वें कौन थे। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थंकर थे। जो पार्श्वनाथ थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो ऋजुपालिका सर्प था। ठीक है, वो ऋजुपालिका सर्प इनका प्रतीक चिन्ह था। ये काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। काशी नरेश थे ना, उनके अश्वसेन नाम था उनका पुत्र थे पार्श्वनाथ। इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था वो झारखंड के सम्मेत पर्वत पे हुआ था। इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है बार बार। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपने पहले से अगर पढ़ रखा है तो इसका आंसर आप बताइए। बहरहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, बात समझ गए। तो स्वराज शब्द का पहला प्रयोग उन्होंने किया था, और भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में उन्होंने स्वीकारा था हिंदी को। तो आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अगर यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती ना होता तब इसका आंसर क्या हो जाता, बीजी तिलक। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर बात करें स्वराज को पहली बार कांग्रेस के बैनर तले कब एक्सेप्ट किया गया था, तो ये 1906 के कांग्रेस अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था उसमें इसको एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी। ठीक ना, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। अध्यक्षा, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी। यहाँ पे इंडियन की बात हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू। ठीक है, जो कि आगे चलकर यूपी की पहली महिला राज्यपाल बनाई गई और भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी। ठीक है, तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्षता थी वो थी सरोजिनी नायडू। कब बनी थी, तो 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, कानपुर जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षा ये सरोजिनी नायडू बनाई गई थी। ठीक है, अगर बात करें ऐसे कि अखिल भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस था इसकी पहली महिला, उसमें भारतीय ना लिखे, सिर्फ ऐसे पूछे कि पहली महिला कौन थी, तो वो 1917 की जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें बनाई गई थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर भारतीय पूछते उसमें तो हो जाएगा सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने किया था। समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन में कह रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया। तो 4 ऑप्शन से ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। पहला ऑप्शन है गांधी जी की रिहाई के लिए, दूसरा ऑप्शन है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में, तीसरा है खिलाफत आंदोलन के कारण, और चौथा है असहयोग के कारण। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने नाइटहुड की उपाधि जो कि उनको मिली थी रविन्द्रनाथ टैगोर को अंग्रेज़ की तरफ से, वो उसको उन्होंने वापस कर दिया, लौटा दिया था। ठीक है, ये जो हत्याकांड हुआ था ये कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है,
ये कहाँ है बाग, तो ये अमृतसर में बाग पड़ता है, जलियांवाला बाग। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो क्यों हुआ था, ये घटना क्यों घटी थी, देखिए मार्च 1919 में एक एक्ट लाया गया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। ठीक है, इस एक्ट में ये प्रोविजंस किया गया था कि जो भी क्रांतिकारी हैं, जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो ब्रिटिश ऑफिसर्स के अगेंस्ट में हो रहा है, ठीक है, तो उनको वो लोग गिरफ्तार कर लेते थे बिना किसी अपील, बिना किसी दलील, बिना किसी वकील के वो लोग उसको गिरफ्तार कर लेते थे। ठीक है, और इसके तहत गिरफ्तार करने के बाद वो 2 साल तक इसकी सज़ा देते थे, 2 साल तक इसको कैद रखते थे बिना किसी मतलब अदर, इसका नाम ही था ना वकील, ना दलील, ना अपील। ठीक है, इसको काला कानून कहा गया था। ठीक है, ठीक है ना। इसके अगेंस्ट में जो पहली बार 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने देशव्यापी हड़ताल किया था। ठीक है, और उसके बाद से 13 अप्रैल 1919 को इसकी घटना ही घट गई, है ना। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने 19 की उपाधि वापस कर दी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांत में बने। जो 1937 में जो कांग्रेस मंत्रिमंडल बने थे वो 6 प्रांत में, 6 प्रांतों में बने थे, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। फ्रेंड्स, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी वो 1906 में की गई थी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, इसमें अदर ऑप्शंस भी हैं, जैसे 1905 में क्या किया गया था, किस लिए फेमस 1905, तो 1905 में जो किया गया था बंगाल का विभाजन किया गया था, बंगाल विभाजन जिसकी घोषणा और लागू किया था करजन ने, है ना। 1907 किस लिए फेमस है, तो 1907 फेमस है कांग्रेस में जो फूट आई थी पहली बार, जो कांग्रेस 2 गुटों में बट गया था सूरत अधिवेशन में, वो 1907 में हुआ था, है ना। यानी कहने का कांग्रेस 2 दल यानी गर्म दल और नरम दल में बट गया था। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, याद करते रहिएगा। 1885 में क्या हुआ था, इस वक्त जो है 28 दिसंबर 1885 में ऑल इंडिया कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। जब स्थापना हुई थी कांग्रेस की तो उसमें उसके सचिव बनाए गए थे A.O. ह्यूम, और पहले जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बेमेश चंद्र बनर्जी बनाए गए थे, और लगभग स्थापना के समय से लेकर और आगे आने वाले समय तक वो सचिव बने रहे। स्थापना का श्रेय दिया जाता है A.O. ह्यूम को, कांग्रेस स्थापना का श्रेय A.O. ह्यूम को ही दिया जाता है, वो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। ठीक है, तो हमने समझा कि भारतीय मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो 1906 में हुई थी। ठीक है, आगा खां और सलीमुल्लाह खान मिलकर ने इसकी स्थापना किए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। फ्रेंड्स, प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे वो उनका नाम है महादेव गोविंद रानड़े। ठीक है, तो महादेव गोविंद रानड़े ने स्थापना किया था, कब किए थे, तो 1867 में इसकी स्थापना किया गया था। ये जो मैं लिख रहा हूँ डेट वगैरह और सन, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी में है ज्योतिबा फुले। फ्रेंड्स, जो इन्होंने एक संगठन की स्थापना किया था उसका नाम था सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना उन्होंने किया था, कब किया था, तो 24 सितंबर 1873 में, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं, और इसमें एक और ऑप्शन है यहाँ पे डी में राजा मोहन राय। इन्होंने क्या किया था, तो सबको पता होना चाहिए, यहाँ ब्रह्म समाज की स्थापना किया था 1828 में। ठीक है, और इससे पहले उन्होंने आत्मीय सभा भी 1815 में स्थापित किए थे। ठीक है, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट इन्होंने की पुस्तक है जो कि फारसी में लिखी हुई है, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ठीक है, और उसके बाद से इन्होंने एक और 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था डेविड हेयर के साथ मिल करके। तो इन्होंने इतने सारे काम किए इसलिए इनको याद किया जाता है, और आधुनिक भारत के प्रथम पुरुष जो कहा जाता है राजा मोहन राय को। इनका जन्म तो कलकत्ता में हुआ था, मतलब वेस्ट बंगाल में हुआ था, और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी ब्रिस्टल यूके में हुई थी, यानी लंदन में हुई थी, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख को हुआ था और किस वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा 12 मार्च 1930। दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था वो 12 मार्च 1930 को हुआ था। ठीक है, और कब तक था, 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है,
तो स्टार्ट हुआ था 12 मार्च को, कहाँ से, तो गुजरात के साबरमती आश्रम से, जहाँ पे उनका आश्रम था गांधी जी का, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। और गुजरात के दांडी, दांडी तट है वहाँ पे उनको जाना था। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला राज्य कौन है? तो इसमें इन चारों ऑप्शन में सबसे जो हो जाएगा राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अरुणाचल प्रदेश। कुल यहाँ पे 17 व्यक्ति प्रति वर्ग स्क्वायर किलोमीटर पाए जाते हैं, है ना। सबसे कम का है अरुणाचल में। अगर बात करें सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी यूटीज़ में, यूनियन टेरिटरीज़ में, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं यूटीज़ को लेकर के, तो वो हो जाएगा अंडमान निकोबार में। सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स, जो फंडिंग या फाइनेंसिंग जो करते हैं IMF को कौन कंट्री करता है? तो वो करते हैं जो इसके मेंबर कंट्री हैं, वो क्या करते हैं, इसको मेंबर कंट्री जितने भी हैं वो लोग इसमें फाइनेंसिंग करते हैं, इसको फंडिंग करते हैं। वही चीज़ कह रहे हैं यहाँ पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक क्या कहलाती है? जहाँ बेरोजगारी भी होता है और मुद्रास्फीति भी होती है, तो इस चीज़ को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। ठीक है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी जहाँ पे एक साथ होते हैं, वहाँ पे इस चीज़ को एक साथ में एक टर्म्स यूज करते हैं, उसका नाम होता है स्टैगफ्लेशन। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 26 नंबर। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि, यानी बैंक रेट बढ़ाया जाता है तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा यदि क्या कर दें, तो यदि CRR कम कर दे जाए। ठीक है, CRR कम कर दी जाए। फ्रेंड्स, ये बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, ये सब क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, जो बैंक दर होता है ना, बैंक दर और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR, ये सब तय करने का जो काम करती है वो करती है RBI की मौद्रिक नीति। ठीक है, मौद्रिक नीति जो पॉलिसी होती है, ठीक है, जो मौद्रिक नीति पॉलिसी होती है, ठीक है, जिसको MCP कभी कहा जाता है। ठीक है, मौद्रिक समिति पॉलिसी ये तय करती है, मतलब क्या बोलते हैं, बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। इसमें बैंक दर क्या होता है? बैंक दर वो होता है कि जब कमर्शियल बैंक RBI से लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेते हैं, RBI से, ठीक है, जब जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेते हैं, ठीक है, और जिस रेट पे लेते हैं उस रेट को बोलते हैं बैंक दर। ठीक है, बैंक दर बोलते हैं। और बात करते हैं रेपो रेट की, ठीक है, रेपो, REPO, पहले इसका फुल फॉर्म होता है रीपरचेजिंग ऑप्शन। ठीक है, रीपरचेजिंग ऑप्शन यानी पुनर्खरीद विकल्प होता है इसका हिंदी। तो रेपो रेट क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो RBI होता है, RBI क्या है? देश का सेंट्रल बैंक है, सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक है। तो RBI से जब कमर्शियल्स बैंक शॉर्ट टर्म के लिए अल्पकालिक जब ऋण लेते हैं और जिस दर पे लेते हैं उस चीज़ को बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, रेपो दर कहते हैं। अब रिवर्स रेपो की बात करते हैं। रिवर्स क्या है? जो रिवर्स रेपो रेट होता है, रिवर्स में क्या होता है? उल्टा। ठीक है, तो रेपो रेट से उल्टा हो जाता है। कहने का मतलब इसमें जो कमर्शियल्स बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक, ठीक है, और जो RBI होता है, इनमें जो RBI कमर्शियल बैंक से लोन लेता है, ठीक है, या फिर जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो RBI को अधिक लोन देना पसंद करते हैं, और वो जिस रेट पे RBI लोन लेता है कमर्शियल बैंक से उस चीज़ को बोलते हैं रिवर्स रेपो दर, ठीक, या रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं उस चीज़ को। बात समझ में आ गया? तो ये चीज़ आपको समझते चलना है, ठीक ना। और उसमें से एक CRR होता है, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। इसका होता है कैश रिजर्व रेशियो। फ्रेंड्स, जो कैश रिजर्व रेशियो होता है ना, ये क्या होता है? ये होता है कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं ये उनके पास जमा कुल राशि का वह भाग होता है जिसको ये RBI के पास रखते हैं। किसके पास रखते हैं? RBI के पास रखते हैं। मतलब बात समझ में आए? मतलब जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा, इसके पास जितनी जमा है उसका एक कुछ भाग, ठीक है, कुछ भाग ये किसके पास रखेगा? तो RBI जो सेंट्रल बैंक है उसके पास रखेगा। ठीक
ठीक है। और जिस रेट से रखा जाता है उस चीज़ को बोलते हैं ये CRR, ठीक है, CRR बोलते हैं। और SLR क्या होता है? SLR स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो होता है, ठीक है। ये क्या होता है? इसमें जो RBI होता है ना, RBI और जो कमर्शियल बैंक होते हैं, इसमें RBI ये तय करता है और कहता है कि जो कमर्शियल बैंक हैं वो अपने पास, उनके पास जो जमा है उनका कुछ हिस्सा अपने पास हमेशा के लिए वो क्या रखें, रिजर्व रखें, सेफ रखें अपने पास, ठीक है। ताकि बैंक में अगर कोई बैंक करप्सी वगैरह होती है, बैंक में पैसा अगर लोग नहीं लाते हैं जमा करने के लिए, जो लोग लोन लिए हैं, तो बैंक अपना जो है मतलब संतुलन या अपना बैलेंस बरकरार रखेगा, मतलब बैंक हमेशा के लिए डूब तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये SLR एक रेट होता है जिसमें RBI ये तय करता है कि जो कमर्शियल बैंक है वो अपने पास, उसके पास कुल जमा का एक छोटा हिस्सा या फिर कुछ हिस्सा जो भी तय करे RBI, वो अपने पास रखे, ठीक है। तो SLR जो होता है ना वो 40% तक हो सकता है, ठीक है। ठीक, वर्तमान में अप्रोक्स 18% के आसपास SLR है, ठीक है। तो बात समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ पे क्या देख रहे थे? बैंक दर। बैंक दर मतलब हुआ कि जिस रेट पे कमर्शियल्स बैंक RBI से लोन लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो होता है बैंक दर। यदि बैंक दर बढ़ाने का प्रभाव, यानी बैंक दर बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, इसका मतलब प्रभाव क्या होता है? बैंक दर बढ़ेगा, यानी कहने का मतलब जब कमर्शियल्स बैंक RBI से लोन लेंगे जैसी बात है, लेकिन अगर ये रेट बढ़ेगा यानी ब्याज का दर बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कमर्शियल्स बैंक RBI से लोन कम लेंगे, यानी ब्याज का दर अगर बढ़ जाए, ब्याज का रेट बढ़ जाए, जाहिर सी बात है कि अगर आपको लोन लेना हो, अगर वो रेट हाई करके दे रहा है तो आप उससे लोन कम लेंगे, चाहे नहीं लेंगे, ठीक है। तो जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो RBI से कम लोन लेना पसंद करते हैं अगर बैंक दर बढ़ जाता है तो, या रेपो रेट बढ़ जाता है तो, ठीक है। तो इस स्थिति में कहने का मतलब कि अगर बैंक दर बढ़ा तो कमर्शियल्स बैंक या जिन बैंकों में हम जाते हैं, सेंट्रल बैंक हो गया, मतलब CBI हो गया, SBI हो गया, PNB हो गया, बहुत सारे बैंक हैं, तो इनके पास क्या होता है, RBI के तरफ से कम लोन आता है और इसलिए ये लोगों में कम लोन बांट पाते हैं। लोगों में जब कम लोन बांटेंगे तो पैसा मार्केट में कम फ्लो होता है, यानी इससे क्या होता है कि ओवरऑल मनी जो इन्फ्लेशन होता है, जो मुद्रास्फीति होती है, वो कंट्रोल में रहती है बैंक रेट बढ़ने से या रेपो रेट बढ़ने से, ठीक है। तो अब इसका जो प्रभाव कम हो जाएगा यदि CRR कम कर दिया जाए। CRR जब कम किया जाएगा, जाहिर सी बात है कि जो बैंक कमर्शियल्स बैंक हैं वो अपने पास अपने पास नहीं, मतलब RBI के पास, जो कमर्शियल बैंक हैं वो RBI के पास, ठीक है, एक अमाउंट अगर उनको रखना होता है, ठीक है, मतलब जिस रेट पे, मतलब उनको रखना होता है, लेकिन अगर वही CRR कम कर दिया जाए तो वो RBI के पास अधिक पैसा नहीं रखेंगे, अपने ही पास पैसा रखेंगे पूरा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना? अगर CRR जितना अधिक होगा उतना ही कमर्शियल्स बैंक अपना पैसा RBI के पास रखेंगे। अगर CRR कम कर दी जाए तो कमर्शियल्स बैंक अपना पैसा RBI के पास कुछ कम रखेंगे। तो ये कुछ कम रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये पैसा कहाँ देंगे, लोगों को देंगे, मार्केट में जाएगा पैसा, और जब मार्केट में जाएगा तो मार्केट में क्या होगा, मनी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। तो वही चीज़ कह रहा है कि बैंक दर जिससे हम मनी इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रहे थे, अगर CRR कम कर दिया जाए तो मनी इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, अनकंट्रोल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो वही चीज़ यहाँ पे हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बैंक दर को बढ़ाने से प्रभाव कम हो जाएगा। किसका प्रभाव कम हो जाएगा? अगर बढ़ाने का प्रभाव अगर कम हो रहा है, यानी क्या किया जा रहा है उसमें, CRR की दर कम कर दी जा रही है, CRR कम किया जा रहा है। और समझ में आ गया? CRR कम करने से क्या होगा, मनी इन्फ्लेशन या मार्केट में पैसा फ्लो अधिक बढ़ जाएगा, और बैंक दर बढ़ाने से क्या होगा, मार्केट में मनी इन्फ्लेशन या पैसा फ्लो वगैरह कम होगा, ठीक है, कंट्रोल में रहेगा। तो ये सब करने का काम किसके पास होता है? जो MPC होती है, मौद्रिक पॉलिसी कमेटी होती है, MPC, ठीक है, मनी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। ये कौन, इसमें कुल 6 लोग होते हैं, इस कमेटी में कुल कितने, 6 लोग होते हैं, और ये बनाती कौन है, ये कुल मिला के, अच्छा, बनाती इस कौन है, RBI, ठीक है, इसको RBI बनाती है। बात समझ में आ गया? तो आई होप इसको आप पूरी तरह समझ गया होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन एक महारत नहीं है, ठीक है।
फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ध्यान से, भेल कह रहा है, सेल कह रहा है, गेल कह रहा है, बीएसएनएल कह रहा है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये उस वक्त का जो करंट क्वेश्चन था, ये हो जाएगा ऑप्शन इसका डी। बहरहाल जो भेल है, सेल है, यानी भेल है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, यहाँ पे है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, और यहाँ पे है गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। तो ये सभी क्या महारत्न है। उस वक्त करंट में क्वेश्चन था बीएसएनएल, ये महारत्न नहीं है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से बहुयामी गरीब सूचकांक के संबंध में कौन सा गलत है। तो बहुयामी या मल्टी डायमेंशनल जो पुअर इंडेक्स है, इसमें बताना है कि कौन सा गलत है, उसके संकेतक के बारे में शायद बात हो रही है। पहले पढ़ते हैं, कह रहा है सूचकांक के 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ये बात सही है, होता है। सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समान भार दिया गया है, ये भी बात सही है। और सूचकांक में 10 प्रचाल हैं और प्रत्येक प्रचाल को समान भार दिया गया नहीं। ऑप्शन इसमें डी, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, प्रत्येक प्रचाल को समान भार नहीं दिया गया। ठीक है, ऑप्शन डी, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रेंड्स इसको वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं, वर्ल्ड लेवल पे तो इसको यूएनडीपी जारी करती है, वर्ल्ड लेवल पे इसको यूएनडीपी जारी करती है। और इंडिया में अगर भारत की संदर्भ में बात करें भारत के लिए, तो इसके लिए नीति आयोग संस्था है वो इसको जारी करती है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा राइट आंसर वो हो जाएगा, फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम नहीं है। फ्रेंड्स ध्यान से पढ़िए, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखते हैं ऑप्शन में, ये विदेशी विनिमय का भंडारण का संरक्षण, तो ये काम होता है, ये फॉरेक्स रिजर्व का उसका काम होता है रखना। फिर करेंसी भी जारी करता है आरबीआई, और सॉरी नकद आरक्षण का संरक्षण होता है। ठीक है, इसके अलावा वो बैंकों का बैंक भी होता है, सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है। ठीक है, आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1934 के आरबीआई एक्ट के तहत स्थापना हुई थी, जो कि यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर यह एक्ट बनाया गया था। इसके तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। कहाँ पे, तो इसकी स्थापना हुई कलकत्ता में। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को। फिर उसके बाद से जो आरबीआई है, आरबीआई के बारे में बात करते हैं तो इसके पहले जो गवर्नर थे वो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, ऑसबॉर्न स्मिथ। और इसके पहले जो भारतीय गवर्नर थे वो सीडी देशमुख थे। आरबीआई का अगर बात करते हैं, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। ठीक है, इस वक्त भारत आरबीआई के जो गवर्नर थे वही थे, सीडी देशमुख थे। ठीक है, आरबीआई जो होता है इसमें 2 शेड्यूल होते हैं। आरबीआई जो है इसके 2 शेड्यूल हैं। पहले शेड्यूल में है आरबीआई के बारे में बढ़िया से दिया गया प्रोविजंस, और दूसरे शेड्यूल में दिया गया है शेड्यूल बैंक, जो अनुसूचित बैंक हैं उनके बारे में इसमें दिया गया है। ठीक है, बात समझ गए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वर्तमान में देखिए तो आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो कौन है, 26वें नंबर के हैं, संजय मल्होत्रा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, संजय मल्होत्रा कौन है, तो आरबीआई के वर्तमान में न्यू गवर्नर हैं। इसके पहले 25वें नंबर कौन थे, शक्तिकांत दास थे। ठीक है, तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि तिलहन के वृद्धि में, जो तिलहन होता है, तिलहन के वृद्धि में या उसके उत्पादन में जो वृद्धि होता है उसका कारण क्या है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पीली क्रांति से जो है कि तिलहन के उत्पादन में वृद्धि देखी गई। ठीक है, इसमें अदर ऑप्शन भी है, जैसे श्वेत क्रांति से। श्वेत क्रांति जो है ये 1970 के दशक में ऑपरेशन फ्लड के द्वारा इस क्रांति को देखा गया। ठीक है, जो कि वर्गीज कुरियन, गुजरात में वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में ऑपरेशन फ्लड को अंजाम दिया गया था। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से, मत्स्य पालन या मछली उत्पादन से है। और भूर क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से, उर्वरक के उत्पादन से है। इस चीज़ को आप समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32, ये कह रहा है कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए।
फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी केरल। तो केरल में सबसे कम शिशु मृत्यु दर है। और बात करते हैं सबसे अधिक जो शिशु मृत्यु दर कहाँ है, तो वो है मध्य प्रदेश में, ठीक है। एमपी में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर है ना। सर्वाधिक बात करते हैं शिक्षित राज्य है वो केरल है, सबसे अधिक शिक्षित राज्य केरल है। सबसे अधिक यहाँ पे लिंगानुपात पाया जाता है, लगभग 1084 लड़की पर 1000 पुरुष, ठीक है, ऐसे पाया जाता है। भारत में सबसे उच्च जो जीवन स्तर है वो केरल राज्य का है, ठीक ना। ये सब चीज़ फैक्ट आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है। WTO का मुख्यालय पड़ता है आपको जेनेवा में। जेनेवा जो पड़ता है स्विट्जरलैंड, यहाँ इसका मुख्यालय पड़ता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना इसकी हुई थी 1 जनवरी 1995 को, ठीक है। पहले इसका नाम था गैट, ठीक है, गैट नाम था, तो उसको बदल करके 1 जनवरी 1995 को उसका नाम कर दिया गया था वर्ल्ड बैंक, WTO, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जेनेवा में, याद रखिएगा। वाशिंगटन DC में क्या है, तो यहाँ पे IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। और न्यूयॉर्क में क्या है, UNO का मुख्यालय है, ठीक है, UNO का, ठीक है। बात समझ आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 कर रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स अगर ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ आपको जो यहाँ पे दिए गए हैं 3 खाने यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, स्क्वायर के, उसको ध्यान से देखना है, ठीक है। इसमें गिन लेना है 1 2 3 4। अब 4 है तो 4 गुणे 2 कर दीजिए, 4 दूनी 8। तो एक में 8 हुए, फिर दूसरे में 8 हुए, तीसरे में 8 हुए, ये कितने हो गए, 8 तरीके 24। 24 यहाँ से हो गए, ठीक है, यानी 24 जो आपको यहाँ से हो गए, ये ऐसे नॉर्मली 24 हो गए। फिर उसके बाद से ये जहाँ जहाँ ये जुड़े हुए हैं, जैसे स्क्वायर है तो एक यहाँ अटैच है, एक यहाँ अटैच है, फिर एक यहाँ अटैच है, एक यहाँ अटैच है। तो जहाँ जहाँ ये अटैच है इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4, ठीक है। 4 ये हो गया, तो 24 + 4 कितना हो गया, तो 28। तो कुल मिला के इसमें जो ट्राइंगल्स हैं वो उनकी संख्या हो जाएगी 28, ठीक है, ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये कह रहा है कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। ये बात सही है। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के इस भाग में इनका समावेशन किया गया था। तो फ्रेंड्स मौलिक कर्तव्य जो है 1976 तक भारतीय संविधान में नहीं शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्य का प्रोविजन जो है USSR के संविधान से अपनाया गया। उस वक्त USSR था, लेकिन वर्तमान में रशिया है। वहाँ से मौलिक कर्तव्य और वहाँ से सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय को अपनाया गया था, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य को 1976 में सरदार श्रवण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन किया गया था। और इसको संविधान के भाग 4 के क में शामिल किया गया, ठीक है। संविधान के भाग 4 के क, ऑप्शन डी, 4 क में शामिल किया गया, ठीक है। जो सरदार श्रवण सिंह समिति था, इसने सिफारिश किया था कुल 8 मौलिक कर्तव्य को, ठीक है। लेकिन जो इंदिरा गांधी सरकार थी 1976 में, उन्होंने 42वां संविधान संशोधन किया और कुल 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। और एक जो 11वां मौलिक कर्तव्य जो शामिल किया गया था वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शामिल किया गया था, 11वां संविधान संशोधन। वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो कुल मिला के 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये इस चीज़ को बोला था हेगल ने, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये सभी जितने भी इस प्रकार से क्वेश्चंस हैं आपने पढ़ा है समाजशास्त्र वगैरह में, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन कह रहा है अगला कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। फ्रेंड्स उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसको प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। अगर बात करते हैं इसको अपनाया कब गया था संविधान सभा के द्वारा, तो इसको 22 जनवरी 1947 को इसको संविधान सभा ने अपना लिया था। और आगे चल करके जो संविधान बना हमारा, उस संविधान का प्रस्तावना का रूप यही था, प्रस्तावना नाम जाके आगे यही उद्देश्य प्रस्ताव बन गया, ठीक है, प्रियम्बल। तो इस चीज़ को हमने देखा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य का घोषणा किस वर्ष की गई थी। फ्रेंड्स जो पूर्ण स्वराज
के लक्ष्य घोषणा की गई थी ना, वो 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। इस अधिवेशन में जो है कि इसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और वहाँ पे स्वायत्तता पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। फ्रेंड्स, कुछ संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे ना, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इस ऑप्शन में देखा जाए तो इसमें राजेंद्र प्रसाद भी है और सच्चिदानंद सिन्हा भी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन ये बी हो जाएगा। इसमें नहीं अस्थाई पूछ रहा है, नहीं अस्थाई पूछ रहा है, तो पहले जो बनाए गए थे उन्हीं को हम रखेंगे, क्योंकि ये सबसे उम्रदराज थे और सबसे वरिष्ठतम में से ही किसी को रखा जाना था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो गया। तो सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे, ये प्रथम अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष, क्योंकि 9 दिसंबर बनाया गया था। फिर 11 अगस्त को जो है स्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जो प्रारंभ किया गया था पहली बार, वो किया गया था 1909 में। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार किया गया था और मार्ले मिंटो सुधार के तहत भारत में उस वक्त वायसराय लॉर्ड मिंटो था और उसने ही यहाँ पे जो है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर दी थी। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने समझा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। फ्रेंड्स, इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अधिकृत संपत्ति ये ज़रूर नहीं है। ठीक है, वैसे जो भारत के नागरिक बनने के लिए 5 प्रकार से चीज़ें आवश्यक हैं, जैसे दिया गया वंशानुक्रम, जन्म, देशीकरण, पंजीकरण और भूमि विस्तार। तो इस तरीके से 5 प्रकार से भारत का नागरिक बनने के लिए शर्तें दी गई हैं। ठीक ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो अपना त्याग पत्र है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे करके लोकसभा का अध्यक्ष अपना पद त्याग कर सकता है। ठीक है, अगर बात करते हैं प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री होता है वो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है, जो राष्ट्रपति होता है अपना त्याग पत्र वो सौंपता है उपराष्ट्रपति को, और जो उपराष्ट्रपति होता है अपना त्याग पत्र सौंपता है राष्ट्रपति को। इस चीज़ का बस ध्यान रखिएगा। जो राज्यपाल होता है वो भी अपना त्याग पत्र सौंपता है राष्ट्रपति को। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि भारत के किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं कि द्विसदनीय विधायिका कहाँ कहाँ है। तो वर्तमान में जो है भारत के कुल 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, मतलब जहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधान मंडल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बना होता है। कहीं कहीं राज्यों में है। ठीक है, सभी राज्यों में ये द्विसदनीय विधायिका नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों में क्या है, ये द्विसदनीय विधानमंडल है। तो कहाँ कहाँ है, बिहार में देखें तो बिहार में है। ठीक है, बिहार में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। बिहार में विधानसभा के सीट है 243। बिहार में जो विधानसभा के जो सीट हैं वो 243 हैं और विधान परिषद की जो सीट हैं वो 75 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी सीट है। यूपी में क्या है, में यहाँ पे भी विधायिका है, विधानसभा है और यह विधान परिषद है। विधानसभा है, विधान परिषद है। पंजाब में नहीं है। जम्मू कश्मीर में भी था तो ये इसका आंसर होगा नहीं। तो हमारा अगर देखा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी पंजाब। पंजाब में सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। ठीक है, वो कौन 6 राज्य जहाँ पे विधान सभा विधान परिषद दोनों हैं, तो वो है, पहला हो जाएगा बिहार, हमने बिहार देखा। दूसरा हो जाएगा यूपी। ठीक है, तीसरा हो जाएगा कर्नाटक। चौथा हो जाएगा महाराष्ट्र। पांचवा हो जाएगा तेलंगाना और छठा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इस तरीके 6 राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनीय विधायिका मौजूद है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़िए ऑप्शंस को और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। बहरहाल इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 15, 16, 19, 29 और 30।
तो ये जो ऑप्शन ए में कह रहा है 15, 16, 19, 29 और 30 भी होता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है, कोई विदेशी को ये नागरिक नहीं प्राप्त है। सिर्फ भारतीय नागरिक ही इस मौलिक अधिकार का एंजॉय कर सकते हैं, ठीक ना, बाकी किसी को नहीं प्राप्त होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 15, 16, 19, 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि सत्य कथन चुनिए। तो पहले कथन पढ़ेंगे हम। कह रहा है कि ए, राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ये बात करेक्ट है, ठीक है। 11 को करते हैं कि 12 को करते हैं? नहीं, 12 को करते हैं, ठीक है, तो ये हमको गलत लग रहा है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहाँ से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है, तो ये भी सही नहीं है कि वहाँ का होना चाहिए जहाँ से लड़ रहा है, ये भी कोई सही नहीं है। अगला है कि राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, तो ये भी गलत है कि राज्यसभा भंग नहीं होती है। अगला है कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं, तो ये चीज़ करेक्ट कह रहा है कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 लोगों को मनोनीत करते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये 2 लोगों को मनोनीत करने की व्यवस्था थी जो कि आंग्ल भारतीयों की थी, ये अब ख़त्म कर दिया गया है। 104 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत करने की जो व्यवस्था थी जो आंग्ल भारतीयों के लिए, वो अब ख़त्म कर दिया गया 104 संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। यही इसका आंसर होगा, तब के लिए ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा जब 2018 में इसको पूछा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि सत्य कथन चुनिए, ठीक है। ऑप्शन ए है कि वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। जाहिर सी बात है कि वित्त आयोग क्या है, एक संवैधानिक निकाय है, यानी जिस संस्था या फिर जिस निकाय की चर्चा संविधान के अंदर उसके अनुच्छेदों, उसके भाग में मिलती है, उसको बोलते हैं संवैधानिक निकाय। यानी वित्त आयोग की चर्चा मिलती है 280 आर्टिकल में, तो ये क्या है, जाहिर सी बात है कि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ये बात सही है। अगला है कि वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वित्त आयोग की नियुक्ति हर 5 साल में कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, आर्टिकल 280 के तहत। अगला है कि वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, तो ये भी बात सही नहीं है। वित्त आयोग में सिर्फ 4 होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, ठीक है। अगला है कि हर 6 वर्ष बाद वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट देती है, नहीं, हर 5 वर्ष बाद अपनी आयोग मतलब रिपोर्ट वित्त आयोग किसके, राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करती है, ठीक है। तो हमारा जो हो जाएगा करेक्ट आंसर वो हो जाएगा वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसकी चर्चा आर्टिकल 280 में मिलती है, ठीक है। जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैं चाहता था इसको सिर्फ आंसर बता के निकल जाता, लेकिन इसको समझाना, इसको डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि हम भी एग्ज़ाम देंगे, हम भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। हमने एग्ज़ाम दिया भी है और देखा भी है कि इस टाइप क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। हाँ, बहरहाल उसमें आपको समझने में अगर थोड़ा बहुत अगर मुश्किल आती है तो आप उसको समझने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करेंगे तभी आपको कुछ प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, कोई भी सदन होता है उसमें गणपूर्ति हेतु उस सदन सदस्यों के 1/10 सदस्यों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अगर राज्यसभा में अगर बात करें टोटल सदस्य कितने होते हैं, 250 होते हैं, तो इन टोटल का अगर 110 निकालें, 250 का अगर 110 निकालें तो कितना बचेगा, 25। तो राज्यसभा में जो गणपूर्ति के लिए जो सदस्यों की आवश्यकता होती है वो होती है ऑप्शन ए 25। यानी गणपूर्ति वो चीज़ होता है, यानी एक निश्चित न्यूनतम सदस्यों की संख्या होती है जिससे सदन की कार्यवाही स्टार्ट होती है, सदन अपना कार्य करना प्रारंभ करता है, उस चीज़ को बोलते हैं गणपूर्ति। तो ये राज्यसभा में कितना है, ये हो जाएगा 25। और यही पूछता है लोकसभा में कितना है, तो लोकसभा में हो जाता है 55, ठीक है। लोकसभा 55 या 50 के बीच में कह सकते हैं, क्योंकि अधिकतम जो है कि लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, 550। हाँ, तो 55 ही इसका आंसर होगा। तो लोकसभा में अधिकतम लोकसभा में जो गणपूर्ति की संख्या कितना, 55 हो जाएगा, और राज्यसभा में कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। समझ गए। गणपूर्ति का जो जिक्र मिलता है वो संविधान के आर्टिकल 100 में मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। और जो संविधान के अनुच्छेद मतलब संविधान के बारे में प्रोविजंस ये भी है, संविधान के अंतर्गत प्रोविजन है कि जो विपक्ष जो सदनों में जो विपक्ष के लिए जो प्रोविजंस है वो क्या किया गया है। तो अगर उस सदन के, ठीक है, सदन में जो उसको 110 अगर सीट मिल जाते हैं, 110 या फिर 10% सीट मिल जाते हैं, तो उस सदन में कोई विपक्ष का नेता बन सकता है,
ये ठीक है। जैसे इस प्रकार राहुल गांधी इस वक्त क्या है, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, तो उनको क्या है कि पार्टी को, फिर वो जिस भी गठबंधन से हैं उनको उस सदन का 1/10 या 10% सीटें मिली हुई हैं। ठीक है सर, कम से कम 10% मिलनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है, तो अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी एंथैल्पी परिवर्तन। इससे अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन बात करें यहाँ पे उत्प्रेरक, तो उत्प्रेरक क्या होता है, अभिक्रिया दर को बढ़ाता है। ठीक है, उसकी मतलब खुद तो नहीं होता है परिवर्तन, इसमें कुछ नहीं होता है परिवर्तन, लेकिन वो जहाँ पे जाता है वो क्या करता है, अभिक्रिया दर को बढ़ा देता है। ठीक है, अभिक्रिया दर में परिवर्तन ला देता है। ठीक है, तो उत्प्रेरक बिना परिवर्तित हुए अभिक्रिया दर में परिवर्तन लाने के लिए जो चीज़ हम युक्त करते हैं, प्रयुक्त करते हैं, उसका नाम है उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में जो है इसका आंसर हो जाएगा कि अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, वो हो जाएगा एंथैल्पी परिवर्तन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन जो होता है नैनो ट्यूब में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है। जो कार्बन नैनो ट्यूब होता है वो किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फुलेरिन्स। ठीक है, तो फुलेरिन्स जो होता है इस सदस्य यानी इसके परिवार का सदस्य होता है कार्बन नैनोट्यूब। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं पाया जाता है। ठीक है, जस्ता जिसमें नहीं हो, जिंक जिसमें नहीं पाया जाता हो। ठीक है, तो फिर पीतल की बात करते हैं। जो पीतल होता है इसमें कॉपर और जिंक होता है, कॉपर और जिंक होता है, इसको बोलते हैं पीताजी। पीतल, तांबा और जिंक। तो पीतल तांबा के मिलने से क्या जिंक जस्ता बनता है, तो इसमें पीतल में जिंक होता है, कॉपर और जिंक होता है। अगला है जर्मन सिल्वर, तो इसमें क्या होता है, कॉपर और जिंक और निकल पाया जाता है। कॉपर, जिंक, निकल है, ये जर्मन सिल्वर में पाया जाता है। बेल धातु में क्या होता है, कॉपर और टीन पाया जाता है। ठीक है, कॉपर और टीन पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें जिंक नहीं पाया जाता है। गन मेटल में क्या होता है, गन मेटल में कॉपर, जिंक और टीन पाया जाता है, इसलिए आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों में जिंक पाया जा रहा है, ये बेल धातु में जिंक नहीं, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, बेल धातु। आई होप इसको आप समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्बेस्टस के कारण होता है, एस्बेस्टस। ठीक है, फेफड़ों का जो सफ़ेद रंग होता है, सफ़ेद जो कैंसर होता है वो होता है एस्बेस्टस के कारण। फ्रेंड्स, जो एस्बेस्टस होता है ना, वो कई प्रकार के खनिज सिलिकेटों के समूह को कहते हैं, जो रिश्तेदार और अदहनीय होता है, जो जलने वाला नहीं होता है। ठीक है, इसके रिश्ते जो होते हैं ना एस्बेस्टस के, ये चमकदार होते हैं। ठीक है, उष्मीय उद्योग में काम करने हेतु एस्बेस्टस का वस्त्र पहना जाता है ना। इसमें बात समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने कि संसद की जो प्राक्कलन समिति होती है वो कैसी समिति होती है। जो संसद की जो प्राक्कलन समिति होती है ना, वो एक स्थायी समिति होती है। ठीक है, स्थायी समिति होती है और संसद की ये सबसे बड़ी समिति होती है। प्राक्कलन समिति में फ्रेंड्स कुल 30 मेंबर होते हैं और सभी के सभी क्या होते हैं, लोकसभा से मेंबर होते हैं। सबसे बड़ी होती है प्राक्कलन समिति संसद की। प्राक्कलन समिति का मुख्य कार्य होता है ना, मितव्ययिता और प्रशासनिक कुशलता संबंधी सुझाव देना। मतलब ये मितव्ययिता और प्रशासनिक संबंधी जो कुशलता होता है उस पर संसद में सुझाव देना इसका काम होता है। फ्रेंड्स, जो प्राक्कलन समिति होता है, प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष हमेशा और हमेशा जो होता है वो सत्ता पक्ष का ही होता है। सत्ता पक्ष जिसकी सरकार चल रही होती है उसी का अध्यक्ष होता है उस प्राक्कलन समिति का। ठीक है, अगर बात करें इसके कार्यकाल की, तो इस समिति का जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति का जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है। ठीक है, और प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन बोला जाता है लोक लेखा समिति को। ठीक है, प्राक्कलन समिति की जो जुड़वा बहन है वो लोक लेखा समिति होती है। ठीक है, तो आई होप इसको आप समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, गलत कह रहा है कि सही कह रहा है। तो पहले हम ध्यान से पढ़ते हैं इसके कथन को। कह रहा है वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पदाधिकारी होती हैं, तो ये सही नहीं है। वित्त आयोग जो भी सिफारिश करता है
अच्छा, वित्त आयोग बनाया क्यों जाता है? बनाया जाता है कि जो टैक्सेस हैं, जो कर हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कर कलेक्ट करी है, उसमें से राज्यों को कितना हिस्सा दिया जाएगा, इसके लिए वित्त आयोग बनाया जाता है। और उससे सिफारिश करती है कि राज्यों का इतना हिस्सा हो, इतना परसेंट दिया जाएगा राज्यों को। तो ये चीज़ बताती है राष्ट्रपति को। तो अगर वित्त आयोग द्वारा दिए गई सिफारिश राष्ट्रपति पर अधिकारी होती है? नहीं, पर अधिकारी नहीं होती है, चाहे राष्ट्रपति मानेगा या नहीं मानेगा। ठीक है, अगला है वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान से दी गई है? बिल्कुल, अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान से दिया गया है, ये भी बात दिया गया, सही बात है। अगला कह रहा है कि अभी तक 15 वित्त आयोग बनाए गए हैं। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन 2018 के लिए है, तब तक 15 वित्त आयोग बनाए जा चुके थे। अभी 16वां वित्त आयोग बनाया जा चुका है, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंद पनगड़िया। डी है कि संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया गया है, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन बी, सी, डी और सही है। ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति पर पदाधिकारी होता है, तो वित्त आयोग सिफारिशें होती है, वो राष्ट्रपति पर पदाधिकारी नहीं होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है फ्रेंड्स, यदि ये क्वेश्चन मैथ का है, क्योंकि मेंस का पेपर है तो इसमें मैथ और रीजनिंग होंगे, जैसी बात है। यदि इसका मतलब प्लस है, इसका मतलब माइनस है, प्लस का मतलब भाग है, तो इसका आंसर क्या आएगा? आप इसको निकाल, इसका आंसर हो जाएगा, मैंने निकाल रखा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी में दिया गया 18। आप इसको निकाल सकते हैं, जो मान है यहाँ पे जो दिया है क्वेश्चन में 13, ठीक है, फिर इधर जो साइन दिया गया, फिर 8 है, फिर ये साइन दिया गया, फिर 6 है, प्लस साइन है 2 है। तो इसमें जो चेंज कर करके इसके हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। मैंने निकाला इसका 18 आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 55 नंबर, विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो विलुप्त संख्या है इसमें आपको ढूंढना है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो दिया है कि 83, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 83 हो जाएगा। आप इसको खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 56 कर रहा है कि अनुक्रम में गलत संख्या का ज्ञात करिए। तो यहाँ पे 7, 15, 32, 65, 138। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा राइट आंसर वो हो जाएगा, मैंने इसको निकाला है, ऑप्शन ए 65 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 65। बात समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने 57, यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, तब नवीन का मोहन से क्या संबंध है? ठीक है, तो अगर इसको हम निकालें तो इसका आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन सी, माता। इसका माता का संबंध होगा। ठीक है, आप इसको ध्यान से पढ़िए, आपको रीजनिंग अगर पढ़े होंगे तो आप इसका आंसर कर जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? माता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे सामने है 58 नंबर कि रमण पश्चिम की ओर चलता है। आप इस क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर निकालने का प्रयास कीजिए। बहरहाल इसका जो हो जाएगा राइट आंसर वो हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा पूर्व। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से एक का चयन कर श्रेणी को पूर्ण करें। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि ए और डी। ए क्या है? तो ए है 1 पे आता है, डी कितने पे आता है? 4 पे आता है। अच्छा इसको ऐसे चलें तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है कि 9 के बाद से 16, 25 और 25 के बाद से यहाँ पे कितना बढ़ा? 25 के बाद से यहाँ पे बढ़ा 11। तो ऐसे नहीं होगा फ्रेंड्स। इसमें पता है क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है जैसे यहाँ पे 1 है, मतलब ए के लिए 1 और डी के लिए 4, तो 4 में से गया 1, 3 हुआ, 3 का स्क्वायर 9। फिर यहाँ पे क्या है? एल का 12 है और यहाँ पे जी का 7 है, तो 12 में से गया 7, 5, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे क्या है? टी जेड है 26 और टी है 20, 26 में से 20 गया 6, 6 का स्क्वायर 36। उसी प्रकार से हमको ऑप्शन में देखना है कि ऐसा रिलेशन किस में मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है भी कितना होता है? भी का होता है 22 और ए का होता है 1, तो 22 में से 1 तो इसे बनेगा नहीं। यहाँ भी का होता है 22, भी का होता है 22, यू का होता है 21, तो 22 में से 1 गया 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लग रहा है। इसको भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे तो होगा नहीं। एफ का कितना होता है? ये भी होगा नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 59 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी ये U1 भी। ठीक है, आई होप इसको समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर रहा है क्वेश्चन 60, यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब में समय 11:40 दिखाई देता है तो वास्तविक समय क्या होगा? फ्रेंड्स इसको निकालने का एक प्रोसेस है, एक विधि है,
बाहर इसको एक ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे दिखा दें तो यहाँ पे क्या होता है, जो इसको निकालने के लिए 23/60 मतलब 24 घंटे को हम 23/60 कर सकते हैं ना, 23 घंटे और 60 मिनट, 24 घंटा, और इसमें से माइनस कितना करते हैं 11:40। ठीक है, तो इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा इसका आंसर निकल के यहाँ पे हो जाएगा 20 और यहाँ पे हो जाएगा 2 और 1 12, 12:20 आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 12:20। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 12:20। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने 61 नंबर 61 कह रहा है कि निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है। तो नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, अपचयन मतलब क्या होता है कि जिस यौगिक से हाइड्रोजन जिस यौगिक में हाइड्रोजन शामिल होता है उसको अपचयन कहते हैं, और जिस यौगिक से हाइड्रोजन निकलता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। यानी जिस यौगिक में ऑक्सीजन शामिल होता है उसको ऑक्सीकरण कहेंगे, और जहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन शामिल होगा उसको अपचयन कहेंगे। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, NH4+ और N2। ठीक ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो एक शहर है जापान का, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य में से किसकी मात्रा कम करना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस की मात्रा को कम करना है। फ्रेंड्स, जो क्योटो प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल के लिए इसके लिए सम्मेलन किया गया था जापान के क्योटो शहर में, 1997 में। ठीक है, जब COP3 हो रहा था, जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 3 जो कि UNFCCC द्वारा किया जाता है, COP3 किया जा रहा था। तो COP3 के समय 1997 में क्योटो में एक प्रोटोकॉल अपनाया गया था, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं ज़्यादा बढ़ रही थी। तो ग्लोबल वार्मिंग किससे होता है, तो ग्रीन हाउस गैस की वजह से होता है। तो इन्हीं ग्रीन हाउस गैस के जो उत्सर्जन को कम करने के लिए ये क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। लेकिन ये 1957 में ये प्रोटोकॉल को जारी किया गया था, लेकिन लागू ये हुआ जाके 2005 में, 2005 में जाके ये लागू हुआ क्योटो प्रोटोकॉल। बात समझ में आ रहा है। तो क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1997 में हुआ था, लेकिन वो लागू जाकर 2005 में हुआ था। कब हुआ था, तो उस वक्त COP3 चल रहा था। वर्तमान में ब्राज़ील में COP30 होने वाला है। कोप जो है UNFCCC का COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 होने वाला है। कहाँ पे, ब्राज़ील में। 29वां हुआ है कोप जो हुआ है वो हुआ है बाकू अजरबैजान में। ठीक है, तो यही COP3 के समय 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल अपनाया गया था, जो कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए था। ठीक है, लागू 2005 में हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो फ्रेंड्स, इसका पिरामिड हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ठीक है, आई होप इसको आप ध्यान से देख नहीं पा रहे होंगे, मतलब कट गया है, स्लाइड में कट गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, जो क्रिकेट बैट में परंपरागत रूप से जिस पेड़ के काष्ठ का प्रयोग किया जाता है उसका नाम होता है विलो। ठीक है, ये पेड़ अक्सर जो है कि पाकिस्तान के जो भी पहाड़ी रीजन्स हैं उधर इसके पाए जाते हैं। ठीक है, और उधर पेशावर में जानते हैं कि बैट्स वगैरह बनाने काफ़ी बड़े वहाँ पे फैक्ट्रीज कारखाने हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये विलो के पेड़ काट से बनाया जाता है। और समझ में आ रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बाँस क्या है, बाँस एक घास होती है ना, बाँस एक घास होती है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है ना फ्रेंड्स, उसका नाम है कमल। ठीक है, कमल राष्ट्रीय पुष्प है। और इसका जो पूछ रहा है वैज्ञानिक नेम इसमें ऑप्शन में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निलंबो न्यूसीफेरा होता है कमल का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, तो राष्ट्रीय पुष्प क्या है, निलंबो न्यूसीफेरा होता है। और बात करें राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो राष्ट्रीय जो वृक्ष है वो क्या है, वो है बोधि वृक्ष। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बोधि वृक्ष है, और इसको बोलते हैं फाइकस बेंगालेंसिस। ठीक है, बेंगालेंसिस, याद रखिएगा। अगर बात करें बिहार का जो राजकीय वृक्ष क्या है, वो है पीपल, और इसको बोलते हैं फाइकस
रिलीजियोसा, ठीक है, फाइकस रिलीजियोसा। तो आई होप कि आप समझ के चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? फ्रेंड्स, फादर ऑफ बायोलॉजी हम सब जानते हैं कौन है, वो है अरस्तु, ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी इसको बोलते हैं, अरस्तु को बोलते हैं। बात करते हैं लेमार्क। तो लेमार्क और ट्रेवेनस ने ये बायोलॉजी जो वर्ड है, बायोलॉजी वर्ड का पहली बार यूज किए थे, ठीक है। वो ट्रेविनस और लेमार्क ने किया था, याद रखिएगा। थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है, यानी वनस्पति विज्ञान का पिता, किसको बोलते हैं? थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं। बस समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ड्रूप। ड्रम्प क्या है? एक कूट फल होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कीटभक्षी पादप का उदाहरण है, मतलब वैसे पादप जो कीटों को खाते हैं कीटभक्षी होते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, नेफेंथिस होता है, यूट्रिकुलेरिया होता है, ठीक है, ठीक है, बात समझिए। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? कीटभक्षी होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने 69 नंबर। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था, ठीक है। तो 1813 में चार्टर एक्ट जो जारी किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, तो वो उसमें क्या शामिल नहीं था, बताना है आपको। पहले देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त किया गया था, तो ये है। तो भारत से आंशिक रूप से व्यापारिक अधिकार समाप्त किया गया था ब्रिटिश का, ये बात सही है। अगला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, ये बात गलत है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि ब्रिटिश व्यापारियों को कुछ शर्तों के साथ भारत में निवास की आज़ादी दी गई, ये भी बात सही है, ठीक है। और चीन से कंपनी के चाय के व्यापार को सुरक्षित किया गया, ये भी बात सही है, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त किया गया था, ये गलत है, क्योंकि ये चीज़ किया गया था 1833 के अधिनियम से किया गया था, ठीक है, पूर्णतः समाप्त किया गया था, समझ में आ रहा है। और इसके द्वारा है कि भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने के भी प्रोविजंस किए गए, लेकिन खर्च किए नहीं गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है ना वो ऑप्शन बी यानी 9.46 10⁻12 किलोमीटर होता है। अगर इसको हम मीटर में बदलें तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर हो जाएगा। तो एक प्रकाश वर्ष क्या होती है? दूरी की इकाई है, यानी प्रकाश एक वर्ष में जितना डिस्टेंस तय करता है, प्रकाश 1 ईयर में जितना डिस्टेंस चलता है उतनी दूरी को बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष। तो वो डिस्टेंस होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये उसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। बात करते हैं कि जो डिस्टेंस की सबसे लंबी इकाई क्या होती है, वो होती है पारसेक। पारसेक सबसे लंबी इकाई होती है डिस्टेंस की, और एक पारसेक में होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 71 नंबर। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? फ्रेंड्स, जो रॉकेट प्रणोदन, जो रॉकेट जो लॉन्च किया जाता है, उसमें जो न्यूटन का तृतीय नियम लागू होता है, न्यूटन का गति का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रक्रिया, ये न्यूटन का तृतीय गति नियम देता है। इसमें पहला जो ऑप्शन कह रहा है कि न्यूटन की गति का पहला नियम, तो इसको बोलते हैं, जो न्यूटन की गति का पहला नियम होता है, इसको बोलते हैं जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। और इस नियम से बल की परिभाषा मिलती है, याद रखिएगा। दूसरे नियम से क्या मिलता है हमको? बल का जो व्यंजक होता है F=ma, ठीक है, ये हमको प्राप्त होता है। और तीसरे से हमको ये मिलता है कि प्रत्येक कार्य के बराबर और जो विपरीत प्रक्रिया होती है, इसे हम बंदूक चलाते हैं तो हमको धक्का लगता है पीछे की तरफ, बंदूक जाता है आगे की तरफ, ठीक है। जो नाव होता है, मतलब जो नाविक होता है, जो नाव पे होता है, वो किनारे, मतलब क्या बोलते हैं, जब वो कूदता है तो नाव जाती है पीछे की तरफ, ठीक है। जब वो ऊपर आता है, मतलब धरती पे, तो नाव जाती है पीछे की तरफ। तो ये भी किससे होता है? न्यूटन के तृतीय गति नियम से होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहस्पति। बृहस्पति जो होता है वो सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर
के रूप में काम करता है। जो बृहस्पति होता है ये इसका अपना एक रेडियो वेव होता है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है और ये बाह्य ग्रह में आता है। ग्रह चूँकि 8 है, जैसे जो पहले 4 होते हैं उसको बोलते हैं आंतरिक ग्रह। बाकी यहाँ पे है आपको एस्टेरॉयड बेल्ट पड़ता है। इसके बाद जितने बाहरी के ग्रह उनको बोलते हैं बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह बेसिकली सभी गैसीय ग्रह होते हैं। इनमें सबसे बड़ा जो ग्रह होता है वो होता है बृहस्पति। बृहस्पति का सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम है गैनीमेड। ठीक है, तो वैक्यूम क्लियर वाली काम करता है, उसका नाम है इसमें बृहस्पति। इसका अपना रेडियो वेव होता है। और बात करें तो बृहस्पति का आकार इतना बड़ा है ना, जिसमें 1300 पृथ्वी समा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इतना बड़ा है वो। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने अगर बात करें कि बृहस्पति और मंगल के बीच, बृहस्पति और मंगल के बीच में ही क्या पड़ता है, तो एस्टेरॉयड बेल्ट पड़ता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है बार बार कि एस्टेरॉयड बेल्ट किस ग्रह के बीच पड़ता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि यदि वायुमंडल दाब पारा के 76 सेंटीमीटर सामान्य दाब से कम हो तो पानी डैश तापमान पर उबलेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना फ्रेंड्स, वो हो जाएगा कि वो कम तापमान पर उबलेगा, यानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य और तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है। फ्रेंड्स, जो सूर्य और जो तारे होते हैं उनमें ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत होता है, ऊर्जा जो बनती है, जिस प्रोसेस से बनती है, उसका नाम होता है नाभिकीय संलयन। ठीक है, यानी होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, इससे उनमें ऊर्जा मुक्त होती है। तो सुन, जो नाभिकीय संलयन होता है इससे नाभिकीय विखंडन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, जो हाइड्रोजन बम बना होता है वो नाभिकीय संलयन की तुलना में, मतलब संलयन के प्रोसेस के द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है, और हाइड्रोजन बम सबसे ज़्यादा विनाशकारी विस्फोटक होता है। इसका आविष्कार जो है एडवर्ड टेलर ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन एक प्रोसेस है नाभिकीय मतलब ऊर्जा के उत्पादन करने के लिए। ठीक है, नाभिकीय विखंडन भी से ऊर्जा उत्पन्न होती है, लेकिन ये नाभिकीय संलयन की तुलना में कम ऊर्जा देता है। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, एक बड़ा नाभिक, भारी नाभिक टूट के दो अलग नाभिकों में टूट जाता है, लेकिन दो छोटे नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक या बड़ा नाभिक बनाते हैं, वो होता है नाभिकीय संलयन में। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो तारों और जितने भी स्टार्स वगैरह होते हैं, जो हमारा सन है, उसमें जो नाभिकीय संलयन प्रोसेस के माध्यम से क्या होता है, इसमें ऊर्जा बनता है। जैसे जो सन है उसमें क्या होता है कि ड्यूटेरियम के दो जो परमाणु होते हैं, हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है ड्यूटेरियम, इसके दो समस्थानिक यानी 1H2 2H क्या बोलते हैं इसको, 3 समस्थानिक कौन कौन है, 1H2 है, 2H2 है, 3H2 है। ठीक है, यानी भार तो सेम है। ठीक है, लेकिन जो ये भार तो सेम है, सॉरी भार तो अलग होना चाहिए। इसमें क्या हो गया फ्रेंड्स, सॉरी इसमें थोड़ा मिस्टेक कर दिया हमने। यहाँ पे क्या होगा, 1H1 हो जाएगा, 1H1 और 1H2 और 1H3। तो 1H1 जो होता है हाइड्रोजन का समस्थानिक, इसको बोलते हैं प्रोटियम। 1H इसको काट देते हैं ऐसे। 1H1 जो होता है इसको बोलते हैं प्रोटियम। 1H2 होता है, यानी नीचे वाला जो है ये दिखाता संख्या, ये संख्या दिखाता है, और ऊपर भार दिखाता है। तो 1H2 होता है ड्यूटेरियम, और 1H3 होता है, ये होता है ट्राइटियम। तो 1H2 यानी जो सन में, सूर्य में जो भी नाभिकीय संलयन होता है वो 1H2 + 1H2 यानी ड्यूटेरियम के दो परमाणु मिलकर हीलियम का एक भारी परमाणु बनाते हैं, और इस तरीके से वहाँ पे क्या होता है, लगातार ऊर्जा दौड़ती रहती है, ऊर्जा बनता रहता है। ठीक है, तो जो नाभिकीय संलयन होता है सन में वो 1H2 यानी हीलियम सॉरी हाइड्रोजन के दो परमाणु जो क्या होते हैं, समस्थानिक होते हैं, वो ड्यूटेरियम होते हैं, जो मिलकर बनाते हैं हीलियम 2 4 बनाते हैं ऐसे। तो इससे क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, तारों और सूर्य में ऊर्जा बनती रहती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने कि पेयजल में इनमें से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। फ्रेंड्स, पेयजल में जो है नाइट्रेट की अधिकता के कारण क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होती है। ठीक है, इसको बोला जाता है मिड हेमोग्लोबिन भी कभी कहा जाता है, कभी कभी इसको मिड हेमोग्लोबिन भी कहा जाता है, मिड हेमोग्लोबिन, याद रखिएगा। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक क्या है। तो इसका जो शीर्षक है ब्रेटलैंड रिपोर्ट का वो है ऑप्शन सी, आवर कॉमन फ्यूचर। आवर
कॉमन फ्यूचर इसका हो जाएगा शीर्षक। ठीक है, वो तब का करंट अफेयर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। फ्रेंड्स, प्रत्येक वर्ष मनाते हैं विश्व जल दिवस 22 मार्च को। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 22 मई दिया है इसमें, इसको जान लेते हैं। इसका मतलब होता है कि इस तारीख को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस। विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी। और इसमें अगला है, इसमें अगला दे रहा है, अब तो कोई खास नहीं है इसमें। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। फ्रेंड्स, मेघालय की जो गारो पहाड़ियाँ हैं, मेघालय में बेसिकली 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया। जो खासी पहाड़ी है ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे शिलांग है, मेघालय की राजधानी शिलांग है। ठीक है, और गारो पहाड़ों पे क्या मिलता है, गारो पहाड़ी जो है किस फसल के जाना जाता है, तो ये संतरा के लिए, संतरा के उत्पादन के लिए फेमस है गारो पहाड़ी, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया था। तो वन नीति जो किया गया संशोधन वो किया गया था 1988 में। ठीक है, वन नीति पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार लाई थी 1952 में। पहली बार तो आज़ादी से पहले 1927 में वन नीति लाई गई थी। फिर उसके बाद आज़ादी के बाद 1952 में लाया गया था नीति, वन नीति फॉरेस्ट पॉलिसी। उसके बाद इसका अमेंडमेंट किया गया था 1988 में। ठीक है, और ये कहा गया था कि भारत में जितनी ज़मीन है उसका 33% क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1988, यानी 1988। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि NEFA, ये नेफा क्या है। ठीक है, तो ये नेफा बेसिकली यूज किया गया था अरुणाचल प्रदेश के लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए यूज किया गया था 1972 में। ठीक है, जब ये यूटीज़ के रूप में मतलब काम कर रहा था, और उसको फिर 20 फरवरी 1987 को इसको राज्य के रूप में शामिल कर लिया गया भारत में। ठीक है, और इसके लिए 55वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो नेफा का मतलब होता है, इसका मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ठीक है, नेफा। ठीक है, तो 1972 से पहले क्या था, ये ब्रिटिश कॉलोनी को करता था। फिर 72 में इसको भारत में लिया गया, इसका नेफा नाम दिया गया, और उसके बाद से ये यूटीज बन गया। फिर 55वां संविधान संशोधन किया गया 1987 में, और 20 फरवरी 1987 को ये भारत का राज्य बना। ठीक है, इसका नाम पड़ा अरुणाचल प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने कि पशुओं की रेड सिंधी नस्ल किस घरेलू पशु संगठित है। तो रेड सिंधी जो है नस्ल पाई जाती है वो गाय की नस्ल है। रेड सिंधी जो है वो गाय की नस्ल है। ठीक है, गाय की नस्ल, भैंस की नस्ल, बकरी की नस्ल, आप लोग याद कर लीजिएगा बढ़िया से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, भारत का जो पूर्वतम बिंदु है, पश्चिमतम बिंदु है, उत्तरतम बिंदु, ये सब आपको याद होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन में है दक्षिणतम बिंदु क्या है। साउथ मोस्ट पॉइंट इसमें जो है वो हो जाएगा ऑप्शन इसमें इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट का एक और नाम है, इसका नाम है पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, तो ये है अंडमान निकोबार। इस तरीके से अगर देखा जाए तो भारत का ऐसे मैप बना है। यहाँ पे अंडमान निकोबार है बंगाली खाड़ी में, इसमें सबसे जो कार निकोबार है, कार निकोबार का अंडमान निकोबार सबसे दक्षिण नीचे ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार के दक्षिण में हल्का सा वहाँ पड़ता है आपको ये इंदिरा पॉइंट पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट, सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, अगर बात करें मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो यहाँ पे केप कोमोरिन पड़ता है। ठीक है, अगर बात करते हैं भारत का उत्तरतम बिंदु क्या है, तो हो जाएगा इंदिरा कॉल। पूर्वी बिंदु क्या है, तो ये यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है कीबीथू, याद रखिएगा कीबीथू। और इधर पूरा पश्चिम में पड़ता है पश्चिमतम बिंदु, यहाँ पड़ता है गौरा मोती। ठीक है, जो पड़ता है गुजरात में। तो इस तरीके से हमने इसको जाना समझा। तूतीकोरिन कहाँ पड़ता है फ्रेंड, तूतीकोरिन जो है यहाँ पे तमिलनाडु का यहाँ पे एक पोर्ट है, ईस्ट में है, पूरब में है, ये है तूतीकोरिन। ये यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था इस एग्ज़ाम में। ठीक है, और ये इधर जो केरल में अच्छा केरल में जितने भी सिटीज़ वगैरह हैं आपको ध्यान में आना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कोस्ट जितने भी सिटीज़ हैं कौन ईस्ट कोस्ट पे कौन वेस्ट कोस्ट पे आपको बताना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने कि लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। तो लोनावाला जो है ना जल संयंत्र वो पड़ता है आपको महाराष्ट्र में। लोनावाला कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। काफ़ी फेमस जगह है लोनावाला, तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है, जल विद्युत संयंत्र है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी। फ्रेंड्स, भारत में जो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी ना, वो हुआ था 1948 में। ऑप्शन हो जाएगा बी। 1948 में पहली बार भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है। अब परमाणु ऊर्जा आयोग जो है वर्तमान में कहाँ है, ये पीएमओ के अंतर्गत आता है। पीएमओ यानी पीएम के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है उसमें भी क्या आता है, परमाणु ऊर्जा आयोग आता है। ठीक है। इसके अध्यक्ष है शायद एक के मोहंती हैं, अजीत कुमार मोहंती इसके अध्यक्ष हैं परमाणु ऊर्जा आयोग के, है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो जो नामदफा बाघ अभयारण्य है ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है ये। ठीक है, याद रखिएगा। बिहार का भी देखा जाए तो बिहार में एक ही है वर्तमान में, वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में एक है, और दूसरा बनने वाला है कैमूर टाइगर रिजर्व। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है फ्रेंड्स, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है। जो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है अन्नाईमुड़ी। क्या है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है अन्नाईमुड़ी। ठीक है, लगभग 2695 मीटर लंबी है, और ये अन्नामलाई जो पहाड़ी है, नीलगिरी के दक्षिण जाएंगे तो अन्नामलाई कार्डेमम जो पहाड़ियाँ पड़ती हैं उनमें जो अन्नामलाई है उसकी हाईएस्ट पीक है। ठीक है, जो कि इसका अधिकांश भाग पड़ता है केरल में, है ना। डोडा बेता जो है ये हाईएस्ट पीक है, लगभग 2637 मीटर के आसपास है, ये पड़ता है तमिलनाडु का जो नीलगिरी पहाड़ी है, नीलगिरी का हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा। कलसुबाई ये हरिश्चंद्र जो पहाड़ी है महाराष्ट्र में, उसका ये पीक है कलसुबाई, और जिंदा पाड़ा पड़ता है आपको उड़ीसा में। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखा कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है अन्नाईमुड़ी। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, अगर बात करें कि अंडमान निकोबार में जो हाईएस्ट पीक कौन है, उसका नाम है सैडल पीक। सैडल पीक जो पड़ता है ये उत्तरी अंडमान का ये पीक है। ठीक है, सैडल पीक। और इसके बाद जो दूसरा पड़ता है सबसे अधिक ऊंचा, वो पड़ता है माउंट थूलियर, जो कि ग्रेट निकोबार में है, माउंट थूलियर। ठीक है, जो कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार में पड़ता है। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ इस पर साफ नहीं हो पा रहा है, इसके मैं आपसे समझाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब उटपटांग हो जा रहा है, नहीं दिखा पा रहा है इस पर। ठीक है, इस स्लाइड पे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसी थोड़ा क्वेश्चन रीजनिंग का है, जिसको आप पढ़ के इसका आप आंसर लगा लीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा, बहरहाल इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसको आप आंसर लगा लीजिएगा, आंसर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्रों में कौन एथलीट एशियन और इंडियन शब्द दिखाया गया। फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है कि एशियन, एशिया में ही इंडिया आता है, तो कुछ ऐसा खोजना पड़ेगा कि जिसके अंदर इंडिया आ जाए। ठीक है, तो एथलीट यहाँ देखे जाने से ऑप्शन डी में हम ये बीच वाले को इंडिया मान सकते हैं, तो ऊपर एशिया हो जाएगा, एशिया में इंडिया आता है। और एथलीट ये हैं, एथलीट एशिया के भी हो सकते हैं, इंडिया के भी हो सकते हैं, क्योंकि एशिया में सिर्फ इंडिया थोड़ी ना आता है, बहुत कंट्री आता है। तो आंसर हमको क्या लग रहा है, अच्छा यहाँ पे देखिए ये भी लगभग इसकी समान है, तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि एथलीट इंडिया से भी हो सकते हैं और एशिया से भी हो सकते हैं। तो आंसर हमारा एक्यूरेट लग रहा है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे जो दिया गया है, पहली बात ये जो पहली बात कि जो ये है गोला बनाया गया बड़ा वाला, ये एशिया हो गया, इसके अंदर इंडिया हो गया, और एथलीट इंडिया से भी हो सकते हैं और एशिया से भी हो सकते हैं। एशिया में इंडिया के अलावा अदर भी कंट्री भी है, तो आंसर हमारा एक्यूरेट ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 88 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी 2 तथा 7 अंकों के बिना 50 में से 99 तक की सभी संख्याओं को लिखता है, कितनी संख्याएं लिखी गई हैं, मतलब उसमें 2 और 7 नहीं है। तो इसको आप निकालिए, प्रयास कीजिए और इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 32। तो ऐसी 32 संख्याएँ हैं जिनमें 7 और 2 नहीं आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 90 नंबर यदि m = 13 PN = 35 हो तो होटल के लिए क्या होगा। आंसर इसका हो जाएगा होटल के लिए ऑप्शन बी यानी 60 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये रीजनिंग क्वेश्चन है, अगर अभी पढ़ा है तो उसको आप निकालिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लगूंगा बताने रीजनिंग, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने 91 नंबर कह रहा है
निम्न श्रेणी में दाईं ओर से 8वें के दाईं तरफ से चौथा अवयव कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए 1 होगा। आप इसको मिला के देख सकते हैं जो क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स 92 नंबर, किसी लीप वर्ष के लिए निम्नलिखित महीनों में से किसका समान कैलेंडर नहीं होगा? ठीक है, तो समान कैलेंडर किसका नहीं होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मार्च और सितंबर का समान कैलेंडर नहीं होगा। बाकी अगर लीप वर्ष की बात हो रही है तो समान कैलेंडर किसका किसका होता है? तो जनवरी अक्टूबर का होता है, जनवरी और अक्टूबर का होता है समान कैलेंडर। दूसरा जनवरी और जुलाई का होता है, जनवरी और जुलाई का होता है। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए। और तीसरा मार्च और अक्टूबर का होता है, मार्च और अक्टूबर का। तो समान कैलेंडर होता है जनवरी अक्टूबर का, मार्च अक्टूबर का और जनवरी जुलाई का। लेकिन किसका समान नहीं होगा? लीप वर्ष की बात हो रही है, लीप वर्ष में वो मार्च सितंबर का समान नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप इसको समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 93 नंबर, पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? फ्रेंड्स पाचन तंत्र का जो होता है ना, अमाशय से क्या निकलता है? HCl निकलता है। जो अमाशय है, अमाशय की जो ऑक्सीटिक सेल होती है, अमाशय की दीवारों में एक ऑक्सीटिक सेल पाया जाता है, उस सेल से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, क्योंकि मुख्य द्वारा जो खाद्य पदार्थ में मिलकर जो जीवाणु आते हैं, जो अवांछित जीवाणु होते हैं, उनको मार के ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो अमाशय से HCl का स्रावण होता है। और समझ में आ गया? इसमें अदर भी ऑप्शन है। यकृत से क्या बनता है? तो यकृत से आपको पित्त का निर्माण होता है, जो कि पित्त के थैले में जाकर जमा होता है। छोटी आंत से भी बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह मतलब एंजाइम्स निकलते हैं। ठीक है, और अग्नाशय को बोलते हैं मिक्स ग्लैंड, क्योंकि यहाँ से एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलते हैं। और अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, अग्नाशय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये अगला मैथ क्वेश्चन है। चित्र में दर्शाया गया किसी अर्धवृत्त का व्यास AB है, यदि AQ बराबर AP 2AP हो तो इनमें से कौन सा सही है? क्वेश्चन है कि चित्र में दर्शाया गया किसी अर्धवृत्त यहाँ पे है, इसका व्यास दिया गया है AB, यदि AQ बराबर 2AP हो तो सही विकल्प क्या होगा? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी जो कोण APB बराबर हो जाएगा कोण AQB। कोण APB बराबर क्या हो जाएगा? कोण AQB। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों का कोण जो होगा ना वो 90 डिग्री का हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि 880 मीटर है, वृत्त का व्यास क्या होगा? ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। परिधि है, इसमें आपको पहले इसमें त्रिज्या निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको व्यास निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 280, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यास क्या हो जाएगा? 280 हो जाएगा, इसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ABC गुणोत्तर श्रेणी में है तो log A log B log C हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, समांतर श्रेणी। क्या हो जाएगा? समांतर श्रेणी में यदि ABC गुणोत्तर श्रेणी में है तो log A log B और log C हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा समांतर श्रेणी में। ठीक है, ऑप्शन ए 96। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि क्रमशः A तथा B क्रमशः असमिकाएँ इतनी हैं तथा इतनी है, जहाँ x समुच्चय n का हल समुच्चय है, तब इतना का मान क्या होगा? तो इसका मान हो जाएगा, अगर आपने फर्स्ट ईयर वगैरह पढ़ा हो, आपका मैथ वगैरह स्ट्रांग हो, अपने फर्स्ट ईयर में 11th में इसको पढ़ा हो, तो इसका आप आंसर अच्छे से कर जाएंगे। ठीक है, बाहर थोड़ा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया गया है, जो काफ़ी नए लोग नहीं समझ पाएंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने 98 नंबर, ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें P+1/P का मान क्या होगा? तो इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी 10। इसको आप सब लोग हल कर लीजिएगा। ठीक है, हल कीजिएगा, हम हल करेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये कह रहा है कि एक खिलौना, ठीक है, घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा जाता है। इस घन को 64
समान घनों में काटा जाता है तो कितने छोटे ऐसे घन हैं जिनकी सतह लाल रंग नहीं है। ठीक है, तो लाल रंग नहीं है बताना है आपको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 8। यानी ऐसे 8 सतह जिन पर लाल रंग नहीं है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन रीजनिंग के, इसको आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 100वां नंबर कि कलोल पावर विद्युत परियोजना ये कहाँ पे है, कलोल। ठीक है, ये सब पड़ता है आपको गुजरात में, गुजरात मिल जाएगा। ये आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, स्लाइड कटा हुआ है यहाँ पे, तो आंसर इसका हो जाएगा गुजरात। तो कलोल पावर विद्युत प्रोजेक्ट कहाँ पे है, गुजरात पड़ता है। उत्तर प्रदेश में वो है नरोरा में, बुलंदशहर के नरोरा में है नरोरा विद्युत संयंत्र, और महाराष्ट्र में है तारापुर में। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरीके से हमने 100 क्वेश्चन को देखा। अगर आप ने किसी भी क्वेश्चन को डाउट में लिया है तो उसको आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। बहरहाल ये सभी क्वेश्चंस को आप अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसके अगले सीरीज मिलते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।